गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और कल तक हमने जो किया, हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ पाए। हायर सेल्फ से जुड़ने के बाद हम लोगों ने जाना कि हम अपने इमोशन सॉरी हमने अपने सेल्फ को जाना। सेल्फ को जानने के बाद हम लोग आगे बढ़े। हमने अपने ट्रॉमास को डिस्कवर किया। और उसके साथ आज हम आगे और इसी कड़ी में बढ़ेंगे, और वो है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनली आप कहाँ कहाँ पे अपने आप को ब्रेक फील करते हो, या कहाँ पे आप हर्ट फील करते हो, इसको आज हम थोड़ा सा जानेंगे। और आपकी जो दूसरों को लेकर के या खुद को लेकर के जो आपकी खुद की अपनी भावनाएं हैं, या दूसरों की जो भावनाएं हैं, अगर उन फीलिंग्स को आप समझकर, उन फीलिंग्स को समझने के बाद आप रिएक्ट कैसे करते हैं, या उनको आप कौन सी डायरेक्शन देते हैं, ये आज हम समझेंगे। और साथ ही साथ हम समझेंगे कि हमारी जो इमोशन है, वो हमारी इमोशनल बॉडी के साथ हमारी फिजिकल बॉडी को कैसे इफेक्ट करते हैं। और इसके साथ ही आप जानेंगे कि आपको अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो ये आज थोड़ा और ज़्यादा डीप जाएगा। आप लोग सभी अपने साथ अपने आप को जानने के लिए और गहराई में उतरेंगे। साथ ही हम बात करेंगे आज हमारा ब्रेन कैसे फंक्शनिंग कर रहा है। हमारे ब्रेन के अंदर कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो रिलीज होती हैं, जो आपके मैनिफेस्टेशन को या आपकी बॉडी को हील करती हैं। एक नॉर्मल इंसान, एक ऐसा इंसान जो एंजाइटी डिप्रेशन में है, उसके अंदर कौन सी वाइब्रेशंस होती हैं, और एक जो पीसफुल इंसान है उसके अंदर कितने हर्ट्स की वाइब्रेशंस रिलीज होती हैं, हम उन सबको जानेंगे। और कैसे हमारा ब्रेन हमारी रियलिटी को क्रिएट करता है। तो शुरुआत हम करेंगे ना कि हमारे और हमारे परिवार में या हमारे साथ जो लोग रहते हैं, उनकी जो इमोशन है, क्या हम उनको समझ पाते हैं। उनको समझकर उनको सही डायरेक्शन में अगर हम रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, तो ये एक पीसफुल माइंड की पहचान होती है। दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस करना। जब आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते हैं, अपनी भावनाओं के आप मालिक बन जाते हैं। और आपको ना असल मायने में आप इमोशनल इंटेलिजेंट ना तभी बनते हैं जब आप बैलेंस करना सीख जाते हैं। और बैलेंस करने की इस कड़ी में जब हम बात करते हैं ना, तो हम क्या क्या करते हैं कि हम हमेशा ना रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते। किसी ने कोई बात बोली, हमें तुरंत गुस्सा आया और हमने तुरंत से उनको फटाक से जाकर बोल दिया, या कुछ ऐसा बोल दिया जिसके लिए ना बाद में हम पछता रहे हैं, हमें बहुत हर्ट फील हो रहा है। तो ऐसा जब भी हमारे साथ होता है, तो वहाँ हमें अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। अपने आप को आप कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब आप सेल्फ अवेयर होंगे, जब आप अवेयर रहेंगे कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे सिखाने के लिए हैं। और आप रिएक्ट और रिस्पॉन्स में तभी फर्क समझ पाएंगे जब आप जानेंगे कि ये जो इंसान है, ये जो व्यवहार कर रहा है, इसका जो व्यवहार है, ये जो व्यवहार इसने किया, इट मीन्स वहां पे कुछ गड़बड़ है। तो हमें क्या करना है कि उसके उस व्यवहार को हमने तुरंत उसका आंसर नहीं करना। आपको थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा रुकना है, और उसके बाद आप उसको फील करके, महसूस करके कि शायद हो सकता है ऐसे कोई पेन है या कुछ ऐसी सिचुएशन है इसके साथ। तो उसको थोड़ा सा जब आप समझने की कोशिश करते हैं, तब आप रिएक्ट की जगह रिस्पॉन्स करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट तो हमें यही सीखना है कि सेल्फ अवेयर होना है कि सामने जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं,
हमें उनके साथ तुरंत रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करना सीखना है। सेकंड, आपके सेल्फ टॉक को आपको अच्छे से करना है। आप अपने सेल्फ टॉक को अपने साथ ही अगर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरों के साथ भी अच्छे से सेल्फ टॉक नहीं कर पाएंगे। हर किसी का ना बहुत सारी काउंसलिंग आती है, बहुत लोग कहते हैं मेरे फैमिली में ना ऐसा मेरे साथ करते हैं, ये बिहेव करते हैं। तो रीजन उसके पीछे का सिर्फ एक ही होता है कि आपकी खुद की सेल्फ टॉक अपने खुद के साथ अच्छी नहीं है। आप दूसरे से डिमांड कर रहे हैं कि आप मुझे इज्जत दें, आप मुझे प्यार दें, लेकिन वो पॉसिबल तभी होगा जब आप अपने आप को इज्जत और प्यार देंगे। आपके अंदर जब आप सेल्फ टॉक कर रहे होते तो आपको चेक करने की जरूरत होती है कि आप दुखी हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, या आप डरे हुए हैं। और जब आप डरे हुए हैं तो इनके पीछे का कारण क्या है। जब आप सेल्फ टॉक करोगे तो आपको पीछे का कारण समझ में आएगा, और उसके लिए एक पीसफुल जो आपको समाधान चाहिए वो क्या होगा, वो आप तभी जान पाओगे जब आप खुद के साथ जुड़कर कुछ देर रिलैक्स होकर के सेल्फ टॉक करेंगे। और सेल्फ टॉक ऐसी वैसी नहीं करनी है, अपने आप के साथ एक अच्छी सेल्फ टॉक करनी है। तीसरा है एम्पैथी रखना। सिंपैथी तो हम सभी के साथ रखते हैं, सहानुभूति हमारी सबके साथ में होती है, लेकिन हमें सहानुभूति नहीं दिखानी, हमने एम्पैथी रखनी है। यानी कि एम्पैथी इन द सेंस कि दूसरे के जूते में अपना पैर डालना। इसका मतलब क्या, कि जिसको दर्द है उस दर्द को आपने बाहर से जज नहीं करना है, आपको उसकी उस पेन को फील करना है। कि लाइक किसी को कोई रो रहा है तो एटलीस्ट आप उसको ऐसे जज मत करो कि देखो कैसा है, कितना कमजोर है। उसको ऐसे जज नहीं करना, उसको अगर आप पूछ सकते तो पूछें, या उसके पीछे का रीजन ढूंढें, उसको फील करें, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, शायद ये इंसान ज्यादा ही पेन में है, या इसके साथ ज्यादा ही कुछ इश्यू है। उसके बाद आपको जो फोर्थ फिफ्थ है, फिफ्थ में आपको क्या करना है, आपको ना बोलना सीखना है। ना बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम क्या करते हैं कि किसी ने कोई काम बोला, हाँ ठीक है, आपका अंदर से मन नहीं है लेकिन फिर भी आप कह रहे हो ठीक है मैं कर दूंगी। आपको नहीं लग रहा है कि मुझे करना चाहिए, बट फिर भी आप कर रहे हो। आप कहीं जा रहे हो, या कोई आपको आकर के बोल रहा है कि ठीक है यार आप ना हमारे साथ चलिए, और आपका जाने का मन नहीं है, लेकिन आप फिर भी उनके साथ जा रहे हो। आप थके हुए हो, आप ऑफिस से आए हो, आपका नहीं मन है खाना बनाने का, तो आपको खुल करके ये कहना है कि देखो आज मैं खाना नहीं बना सकती हूँ, आज आपको खाना बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा, हम लोग बाहर जाएंगे। या फिर आप घर में अगर कोई और है तो वो उस काम को करे। आपका कहीं जाने का मन नहीं है तो आप वहां मत जाइए, क्योंकि जब आप ना नहीं बोलते तो आप अपने आप को पेन दे रहे होते हो। और एक साइंटिस्ट हुए हैं डैनियल गोलमैन। डैनियल गोलमैन ने दो तरह के ब्रेन के बारे में बात की है। पहला ब्रेन उन्होंने बताया हमारा रैशनल, यानी कि तार्किक, जो हमेशा ना लॉजिकल माइंड है, हर उसको हर चीज में ना लॉजिक्स चाहिए। दूसरा उन्होंने हमारा जो माइंड बताया वो बताया है इमोशनल माइंड, जिसके अंदर हमेशा इमोशंस चलते हैं। अब इसको अगर हम अध्यात्म में देखें तो हमारे पास 7 तरह के शरीर होते हैं, और इन 7 शरीरों के बीच में अगर हम देखें तो हमारे पास होता है एक मानसिक और दूसरा भावनात्मक। ये दो बीचों इन दो शरीरों के बीच में हमेशा चलता रहता है, ऊपर नीचे। मन शरीर में जो बातें आती हैं वही हमारे इमोशनल शरीर में भी आती है, इमोशनल बॉडी में। तो वहां पे जो भी होगा, और इमोशनल बॉडी में जो भी घटित होगा वो आपकी फिजिकल बॉडी को इफेक्ट कर रहा होगा। तो आपको आपकी इमोशनल, फिजिकल
बॉडी को अगर अच्छा रखना है तो आपको अपने भावनात्मक शरीर के ऊपर काम करना होगा, आपको सेल्फ अवेयरनेस में आना होगा। और अगर हम भावनात्मक शरीर की बात करें तो भावनात्मक शरीर के लिए जो भोजन होता है ना, वो आपकी भावनाएं होती हैं। अगर आप उसको तनावपूर्ण यानी कि आप उसको स्ट्रेस वाली फीलिंग्स दे रहे हो, तो वो आपके साथ में आपकी बॉडी में उसी तरह के सिम्टम्स को दिखाना स्टार्ट करेगा। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी भी आ रही है तो वो बीमारी पहले आपके मन शरीर में या मानसिक बॉडी में या मेंटल बॉडी में आती है, उसके बाद वो आपकी इमोशनल बॉडी में आती है, और उसके बाद वो आपकी फिजिकल बॉडी में दिखना शुरू होती है। तो अगर हम सेल्फ अवेयर हैं तो हम उसको, जैसे ही वो हमारी इमोशनल बॉडी में आती है, हम उसको वहीं पर डिटेक्ट करके वहीं खत्म कर सकते हैं। और हमारा जो फीलिंग्स हैं, इनकी जो कंपन है, जो इनका वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन ठीक वैसे काम करता है जैसे आपने अगर हल्का खाना खाया तो आपकी बॉडी हल्का फील करेगी, लेकिन आपने तला हुआ चिकना खाना खाया है तो वो क्या करेगी, वो आपके वेट को बढ़ाना स्टार्ट करेगी। तो अगर आप स्ट्रेसफुल थॉट्स रिलीज कर रहे हैं तो वो आपके वेट को, यानी कि आपकी इमोशनल बॉडी के वेट को बढ़ा रहा है, वो भारीपन आपके अंदर लेके आ रहा है। और अगर आप खुशी वाले इमोशंस रिलीज कर रहे हैं तो फाइटो न्यूट्रिएंट से भरपूर खाना आप अपनी इमोशनल बॉडी को दे रहे हो, जो आपको लाइट करती है, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहता है। और इसके लिए अगर हम इसको नापना चाहें तो इसमें चार तरह की हमारे पास, हमारा जो ब्रेन है वो चार तरह की अ, तरंगों को रिलीज करता है, जिसमें होती है पहली बीटा, फिर अल्फा, थीटा, डेल्टा, और डेल्टा के बाद आती है गामा। तो ये अभी गामा का अभी कुछ रिसेंटली आया है, लेकिन सबसे जो लोअर टाइप की जो हमारी रेजेस हमारे ब्रेन से निकलती हैं, जो तरंगे निकलती हैं, वो होती है बीटा। और बीटा को हम माप सकते हैं हर्ट्स में। ये 13 to 40 हर्ट्स के बीच में रहती है, और ये उन लोगों को रिलीज होती हैं जिन लोगों को तनाव बहुत ज्यादा होता है, जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, जिन लोगों को चिंता रहती है, जिन लोगों को डर लगता है, जिन लोगों के अंदर दोषारोपण की जिनकी स्थिति होती है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को ना हमेशा आरोप प्रत्यारोप करना, तो ऐसे लोगों के अंदर बीटा रेसेस रिलीज होती हैं। और ये हमेशा क्या करती हैं, जब आपकी बीटा रेज आपने रिलीज की तो इसने आपके ब्रेन को बंद कर दिया, आपकी सोचने की शक्ति को, आपके निर्णय लेने की शक्ति को बंद कर दिया। उसके बाद आती है अल्फा रेजेस। अल्फा को 8 से 12 हर्ट्स के बीच में नापा जाता है। अगर 8 से 12 तक है तो ये स्लीपी सी, हल्की सी स्लीपी सी स्टेज में जब इंसान थोड़ा ऐसा हो जाता है ना कि वो बस कुछ करने का मन नहीं है, आलसी सा हो गया है, या डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो वो अल्फा स्टेज होती है। और इसमें आपका ब्रेन हल्का सा ऐसा रहता है कि बंद हो गया है, जैसे ना बिल्कुल से काम नहीं कर रहा है, उस तरीके से चला जाता है। थर्ड आती है हमारी थीटा। थीटा जो 4 to 8 हर्ट्स के बीच में होती है, जिसे आप कहते हैं हल्की नींद। और हल्की नींद की विशेषता क्या होती है कि जब आप सपने में जैसे आप हल्की हल्की नींद में आए तो आपको ना छोटे छोटे रील्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं सो भी नहीं रही हूँ और मैं जाग भी नहीं रही हूँ, बट सपने चल रहे हैं।
तो आपका ब्रेन रिलैक्स होने की तरफ है लेकिन कंप्लीटली रिलैक्स नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि ब्रेन जब थीटा स्टेज में होता है तो यहाँ पे सम्मोहन या ट्रांस, जैसे आप लोग ध्यान में भी बैठते हो और आपको लगता है कि मैं ना नींद में चली गई लेकिन मेरे को आवाज तो सुनाई दे रही थी, तो ये आपका थीटा स्टेज होता है। इसी स्टेज में आप क्रिएशन कर सकते हो, आप इमेजिनेशन कर सकते हो, जो विजुअलाइजेशन आप करते हो वो इस स्टेज में बहुत अच्छे से होती है। और आप जब गाइडेड मेडिटेशन कर रहे होते हो तो वो भी आपको थीटा स्टेट में ले जाती है, और थीटा स्टेट में जाकर के ही आप अपनी ड्रीम को विजुअलाइज कर पाते हो। और इसको अनुभव ना इमोशनली जो लोग होते हैं, जो वो इसको बहुत अच्छे से अनुभव कर पाते हैं। फोर्थ है हमारी डेल्टा। डेल्टा स्टेज है गहरी नींद की। जब हमारा ब्रेन डेल्टा स्टेज में होता है तो ये वाली स्टेज होती है ध्यानियों की, जो लोग ध्यान करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, डीप मेडिटेटर होते हैं, ये उनकी होती है। इसमें गहरी नींद रहती है। और जैसे थीटा में आपकी आंखों की जो पुतली जिसको आप बोलते हो रेटिना, वो मूव कर रही होती है। लेकिन आपकी डेल्टा स्टेज में आपकी आंखें मूव नहीं कर रही होती क्योंकि सपना नहीं आ रहा होता, ये बिना सपने वाली होती है। और गामा जो होती है, गामा उन लोगों में पाई जाती है जो सालों से ध्यान में ही है। जैसे मोंक होते हैं, तो मोंक्स के जब ब्रेन को स्टडी किया गया, अ, परमहंस जी का जब ब्रेन को स्टडी किया गया तो उनके ब्रेन में क्या मिला था कि एक ऐसी स्टेज जहां पे बहुत गहरी शांति है, जहां आप एक हायर कॉन्शियसनेस में आप चले गए हो, वो आपकी गामा स्टेज होती है। गामा स्टेज में आपको आप अपने कोजल बॉडी को, आपकी इमोशनल बॉडी को आप रिलीज कर सकते हो, आप इस जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, आप दूसरे लोक में जा करके अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप इस समय कौन सी दुनिया में जाना चाहते हो। आप अलग अलग डायमेंशंस में घूम सकते हो। कोजल बॉडी को आप अलग से, यानी जैसे एक संत हुए थे लाहरी महाशय, युक्तेश्वर गिरी जी, ये लोग क्या करते थे, ये ना यहाँ भी आपको मिलते थे और दूसरी जगह भी आपको मिल जाते थे, मतलब अपने मल्टीपल सेल्फ क्रिएट कर लेना। तो ये स्थिति तभी होती है जब आप गामा स्टेज में होते हो। जब आप गामा में पहुंच जाते हो तो आपकी सूक्ष्म शरीर रिलीज हो जाता है, आपका कोजल बॉडी आपका रिलीज हो जाता है। कोजल बॉडी से आप, जैसे माँ सीता का एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ कि जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था और सीता जी को वन में भेज दिया गया था, वाल्मीकि जी के आश्रम में वो थी, और जब उनको पता चला कि अश्वमेध यज्ञ हो रहा है और राम जी को वहां पर, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि आप अपनी पत्नी के साथ ही उसको बैठ करके कर सकते हैं, तो वो चिंता में थी कि राम जी ने क्या दूसरी शादी कर ली है, क्योंकि ये पत्नी के बिना तो संभव ही नहीं है। तो वो ध्यान में बैठती हैं, वाल्मीकि जी उनको ध्यान में बैठाते, वो गामा स्टेज में जाती हैं, अपनी कोजल बॉडी को रिलीज करती हैं, कारण शरीर को। और वो कारण शरीर अयोध्या में आकर के चेक करता है कि क्या शादी हो गई है या अश्वमेध यज्ञ कैसे हो रहा है। तो वो देखती हैं कि यज्ञ के स्थान पर सीता जी की सोने की प्रतिमूर्ति बना करके रखी गई है। तो जब सीता जी वहां आती है वो देखती हैं उसको, उस मूर्ति को तिलक करके चली जाती हैं, वो शांत हो जाती हैं। इधर जब सुबह श्री राम उठते हैं तो वो देखते हैं कि उस मूर्ति के ऊपर ना एक तिलक लगा हुआ है, ठीक वैसा जैसा सीता जी लगाती है। तो वो सबसे पूछते हैं कि किसने किया, तो सब कहते हैं कि हमने तो नहीं किया। उसके बाद जब राम ध्यान में बैठते हैं वो देखते हैं कि उनका कॉजल बॉडी यहाँ पर आया था और उस कॉजल बॉडी ने इसको क्रिएट किया है।
तो हम सब भी अपने कोज़ल बॉडी को रिलीज़ करके दूसरी जगह जा सकते हैं, बट उसके लिए हमें डीप मेडिटेशन की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, अपने ब्रेन को क्विट करके हम इस स्थिति में जा सकते हैं। अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है। तो आज अभी इतना आप लोगों को अगर समझ आया है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग मेडिटेशन में इसको और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और आपको आज सभी तरह की जो रेजेस होती हैं उनको रिलीज होना भी आपको आज सिखाएं इसमें सिखाऊंगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। किसी का भी कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक आपको समझ में आया? हाँ जी, स्वाति जी आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए अगर आपको कुछ आ रहा है तो। बाकी हम लोग अभी ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। ओके। सभी लोग आराम से ध्यान में बैठ जाएं। अपने हाथों को क्रॉस करना है, अपने पैरों को क्रॉस करना है। पूरी तरह से आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए। अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। हर एक श्वास के साथ एक होते चलें। अगर आप किसी ने चश्मे पहने हैं तो आप लोग अपना चश्मा हटा दीजिए और अगले 30 मिनट तक मेक श्योर करिएगा कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे और आप बीच में आंखें ना खोलें। आज अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करेंगे। अपनी लोअर रेजिस से हायर वाइब्रेशन की ओर बढ़ेंगे। पूरी तरह से अपने आप को शांत होने दें। हर आती जाती श्वास को देखते रहें। एक भी श्वास आपकी आपकी ऑब्जर्वेशन के बाहर ना जाए। हर एक श्वास हर एक श्वास को देखते चलें। पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स होने दें, शांत होने दें।
हर एक श्वास के साथ अपने शरीर को हल्का होने दें। पूरी तरह से रिलैक्स, कोई विचार नहीं। पूरी तरह से शांत। और धीरे धीरे अपने शरीर को देखना शुरू करें। आपके शरीर के अंदर यदि कहीं कोई तनाव है तो अपनी आती जाती श्वासों के साथ उस तनाव को वहां से रिलीज करें। यदि कोई विचार, कोई चिंता इस समय आपको है तो श्वास के साथ उसे अपने शरीर से बाहर जाने दें। अपने हर विचार को शांत होने दें। हर एक विचार को पूरी तरह से शांत होने दें। पूरी तरह से अपने आप को फ्री कर दें, मुक्त कर दें। इस समय आप, आपकी आत्मा, आपका हायर सेल्फ एक साथ जुड़ रहे हैं। जो भी आसपास हो रहा है, जो भी आवाजें आसपास आ रही हैं, उन सभी आवाजों को म्यूट कर दें। हर आवाज को पूरी तरह से म्यूट हो जाने दें। जैसे जैसे आप इस म्यूट को करते जा रहे हैं, आपका ब्रेन रिलैक्स होता जा रहा है। आपके ब्रेन के अंदर जो भी वेव्स इस समय उठ रही हैं, जो भी तरंगे इस समय हो रही हैं, वो सभी आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी क्रिएट कर रही है। आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिव कर रही है। जैसे जैसे आप शांत हो रहे हैं, आपका ब्रेन हैप्पी हार्मोन रिलीज करने लगा है।
और जैसे आप शांत हो रहे हैं, आपका डिवाइन सेल्फ, आपकी अंतरात्मा आपके हायर सेल्फ की ओर बढ़ रही है। आपके सातों शरीरों में, आपका मन शरीर, आपका इमोशनल शरीर, इन शरीरों में जो भी स्टोर इमोशन है, आज आप उन सभी स्टोर्ड इमोशंस को देखेंगे और उन सारे इमोशन को आज आप यहाँ से रिलीज करेंगे। आपके सामने आपकी इमोशनल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी दोनों आपके सामने खड़ी हैं। उन दोनों को स्कैन करना शुरू करें। आपके मन में किसके प्रति घृणा है? आपके मन में किस बात का दुख है? आपके मन में किसके प्रति अच्छी भावनाएं नहीं है? और ये भावनाएं आपके मन में कहाँ से आई? आज इनका जो सोर्स है, उस सोर्स को देखने की कोशिश करें। उस सोर्स को देखें। उसका कोर क्या है? उन भावनाओं का मूल क्या है? उनके जड़ में जाएं। क्योंकि यदि वृक्ष को खराब होते वृक्ष को यदि देखना है तो उसकी पत्तियों को नहीं, उसकी जड़ों को देखना होगा। और अगर आपके अंदर ये कहीं से भी आए हैं तो इनकी रूट्स कहाँ हैं? उन रूट्स की ओर आप बढ़ेंगे। हराती जाती श्वास को फोकस करते रहना है, श्वासों का साथ नहीं छोड़ना। और यदि आपका ब्रेन भाग रहा है तो केवल उसे साक्षी भाव में भागते देखना है, आपको उसके साथ नहीं दौड़ना। यदि विचार आ रहे हैं तो हर आते हुए विचार को सिर्फ देखना है, उस विचार के पीछे नहीं दौड़ना। और जैसे जैसे ये विचारों की श्रृंखला बंद होगी, वैसे वैसे आप बीटा से अल्फा स्टेज की ओर बढ़ेंगे। आपका ब्रेन अल्फा वेव्स को रिलीज करने लगेगा, जो आपको हल्का सा और रिलैक्स फील करा रही है। और आप हल्का फील कर रहे हैं। देखते जाएं अपने इमोशनल शरीर को। इन भावनाओं की जड़ क्या है
जो भी आपको भावनाएँ मिली हैं और इन भावनाओं को आपने क्या नाम दिया है? ये भावनाएँ आपके मन में, आपके शरीर में तब आती हैं जब आप बाहर की ओर बहिर्गमी हो जाते हैं, सॉल्यूशन बाहर ढूँढ रहे होते हैं। इनका रूट बाहर है, आपके शरीर के बाहर, आपके रिश्तों से, दोस्तों से, आपकी परिस्थितियों से, क्योंकि आपकी जो भी परिस्थितियाँ हैं, आपका जो भी वातावरण है, आपके परिवार की जो भी परिस्थितियाँ हैं, वो सभी इन भावनाओं को क्रिएट करने में अहम रोल निभाती हैं। इस रोल को देखना है। ये भावनाएँ कई बार आप अनजाने में ले लेते हैं। इन भावनाओं को कई बार आप कॉपी कर लेते हैं। तो जो आपने कॉपी किया है, जो आपने ले लिया है, उसे रिलीज़ करिए। देखते चलिए इस सभी को, और जब आप इसे रिलीज़ कर रहे हैं, आप और शांत हो रहे हैं। आप और ज़्यादा शांति की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप धीरे-धीरे थीटा ब्रेन वेव्स की ओर बढ़ रहे हैं, थीटा स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं। इस स्टेज में आप जो भी बदलना चाहते हैं, उसे यहाँ बदल सकते हैं। ये स्टेज आपके ब्रेन को रिवायर करती है। इस समय जो भी इंस्ट्रक्शन आप अपने आप को देंगे, आपका ब्रेन वैसे ही न्यूरॉन्स को रिलीज करेगा, वैसे ही न्यूरॉन्स को क्रिएट करेगा। जैसे आप भावनाएं इस समय रिलीज करेंगे, वैसे ही हार्मोन आपके ब्रेन से रिलीज होंगे, जो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन की ओर लेकर जाएंगे। अब इस स्थिति में, इस गामा स्थिति में आप हैं। यहाँ आप अपने आप को इंस्ट्रक्शन दें। आप क्या चाहते हैं? यदि आपके अंदर जमी हुई ये भावनाएं आपको कोई शरीर का रोग दे रही है, तो यहाँ आप उन रूट को उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे।
अपने आप को चेक करते चलें पूरी अवेयरनेस के साथ, पूर्ण साक्षी भाव में। वो जितनी भी जमी हुई परतें हैं आपकी इमोशनल बॉडी के अंदर, उन सभी बैड इमोशंस की, दुख भरे भावनाओं की, उन सभी लेयर्स को इस समय आप रिमूव करें। आपके सामने आपकी इमोशनल बॉडी है। इसके ऊपर जमी हुई सभी परतों को आप धीरे धीरे उतारना शुरू करें। उतारते जाएं। ये किसी भी तरह की लेयर्स हो सकती हैं, मल्टीपल इमोशंस की लेयर हो सकती हैं। ये डीप रूटेड ट्रॉमास की लेयर हो सकती हैं। सभी को उतारना शुरू करें। एक एक लेयर को उतारते जाएं, खींचते जाएं। जैसे आप कुछ उधेड़ रहे हो, फाड़ रहे हो। जैसे किसी पेपर को, किसी किसी गिफ्ट को आप रैपिंग उसकी उतार रहे हो, उन सारे रैप्स को आपने उतारना है, वो जो आपने अपने ऊपर चिपकाए हुए हैं। आपकी मल्टीपल आइडेंटिटीज हो सकती हैं। उन आइडेंटिटीज को आपको उतारना है। वो आइडेंटिटी कुछ भी हो सकती है। मैं उस आदमी की बेटी हूं, मैं उसकी पत्नी हूं। ये भी आपकी एक आइडेंटिटी है। आज आप अपनी रियल आइडेंटिटी को जानेंगे, अपने मूल स्वरूप को जानेंगे। उतारते जाएं उन सभी लेयर्स को और देखते जाएं कि आप इन आइडेंटिटी के अलावा भी कुछ और हैं, जो सिर्फ आप हैं और जो सिर्फ आपके लिए हैं। वो सारी भावनाएं यहां से रिलीज करें, सभी को उतारते जाएं, हटाते जाएं। और इन सब को हटा देने के बाद अब आप देखें आपके उस रियल स्वरूप को। अपनी इमोशनल और मेंटल बॉडी को देखिए, देखिए वो कितनी ज्यादा प्योर है। ये दोनों शरीर आपके जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन गुस्से की, रिवेंज की, दुख तकलीफ की भावनाओं से इन सब को हम इन सभी को हम अपने ऊपर एक लेयर की तरह चढ़ा लेते हैं। और इन लेयर्स के चढ़ने के बाद ही पूरा शरीर, आपकी फिजिकल बॉडी पेनफुल हो जाती है। तो अगर कोई भी पेन है, किसी रिलेशन को लेकर कोई नाराजगी है,
किसी से कोई रिवेंज है, किसी से कोई बात कहनी है, उस सब को आज यहीं पर रिलीज करेंगे। और जैसे जैसे आप इन सब को रिलीज कर रहे हैं, आप अपर थीटा स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं, उच्च थीटा तरंगों की ओर। आपके ब्रेन के न्यूरॉन, आपकी बॉडी का संपूर्ण नर्वस सिस्टम, हर एक सेल पुरानी मेमोरीज को छोड़कर इस समय नई मेमोरी को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस समय अपने आप को इंस्ट्रक्शन दें, जो भी आप चाहते हैं। अपने आप को इंस्ट्रक्शन देते जाएं। आपकी जो भी विश है, उस विश को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो क्रिएट हो रही है। इसी स्टेज में आप अपने क्रिएशन का बीज बोते हैं। यही वो समय है जब आप अपने क्रिएशन का बीज लगा रहे हैं, उसको सींच रहे हैं। आप जो भी चाहते हैं इस समय, उसको होते हुए देखें। जैसे रिश्ते आपको चाहिए, यदि आपको धन चाहिए, तो आप उसे अपने पास आते देखें। आप प्यार भरे रिश्ते चाहते हैं, तो हर हर उस रिश्ते को अपने साथ प्यार से बात करते हुए, सम्मान देते हुए देखें। आपकी जो भी इच्छा है उसको इस समय पर आप होते हुए देखेंगे, उसे क्रिएट होते हुए देखें। और कोई अगर आपके शरीर में बीमारी है, उस बीमारी को भी, उसकी जड़ों को भी आज आप यहाँ से उखाड़ कर पूरी तरह से निकाल सकते हैं। अपने उन ऑर्गन को फिर से हील कर सकते हैं। अपने आप को इंस्ट्रक्शन देते जाएं। और जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आपकी भावनाएं बदल रही हैं। आपका ब्रेन, आपके पैटर्न्स बदल रहे हैं। अब इससे और ऊपर की तरफ हम चलेंगे। अल्फा से थीटा, थीटा से डेल्टा, इन सभी स्टेज को पार करते हुए हम डेल्टा की ओर बढ़ रहे हैं।
ये वो स्थिति है जब आप इस पूरे फिजिकल 3D वर्ल्ड से अलग हो जाते हैं। यहाँ आपका सूक्ष्म शरीर रिलीज होने लगता है। ये वो स्थिति है जहाँ आप लेट गो करते हैं। ये वो स्थिति है जहाँ पर आप सब कुछ क्रिएट होने के लिए छोड़ देते हैं। हर उस भावना को, हर उस विचार को छोड़ दीजिए जिसे आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। वो हो जाने को तैयार है। आपका लगाया हुआ वो पौधा, वो बीज एक पौधे के रूप में, एक वृक्ष के रूप में निर्माण हो रहा है। उसे निर्माण होते हुए देखें। ये डी अटैचमेंट की स्टेज होती है। इन सब को से डिटैच होते हुए, अपने गोल से डिटैच होते हुए, ये यात्रा बढ़ती है स्वयं को जानने की ओर, साक्षी भाव की ओर, साइलेंस की ओर, पूर्ण शांति की ओर। ये पूर्ण शांति आपको कामा स्टेज में मिलती है। आपका पूरा शरीर, आपका ब्रेन, आपकी 7 बॉडीज, आपके पंचकोश सभी आपको अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। इस ब्रह्मांड का इतना सुंदर क्रिएशन आप इसी स्थिति में जान सकते हैं जब आप पूरी तरह से शून्यता में जाते हैं। ये उसी शून्यता की स्थिति है। इस शून्यता में आप अपने कारण शरीर को रिलीज करके अपने मैसेज को स्वयं जाकर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आप किसी से भी जाकर बात करके वापस आ सकते हैं। और इस समय यदि आप किसी को कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप अपने शरीर से निकलकर अपने आप को उस स्थान पर जाते हुए देखें, उस व्यक्ति के पास जाते हुए देखें जिसे आप अपने मन की बात बताना चाहते हैं, जिसके साथ आप रिश्ता हील करना चाहते हैं, या आप परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, परम चैतन्य से जुड़ना चाहते हैं। ये स्थिति आपको आपके परम आनंद से जोड़ती है। यहाँ न समय की सीमा है, यहाँ न दिन है न रात है,
यहाँ हर वो शांति, हर वो चीज उपलब्ध है जो आपको चाहिए। आप अपने आप को वहां ले जा सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। किसी को कोई मैसेज देना है, आप दे सकते हैं। और अगर आप अपने हायर सेल्फ से कोई मदद मांगना चाहते हैं, आप वो मदद ले सकते हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को आप देख सकते हैं। इस समय, इस स्थिति में आप पूर्णतः मुक्त होते हैं। ये अनंत आनंद की अनुभूति कराने वाली स्थिति है। इस समय आप पूरी तरह से अवेयर होते हैं। ये परम आनंद की अनुभूति है। ये आपके दिव्य स्वरूप की अनुभूति है। आप यदि इस एस्ट्रल ट्रेवल करना चाहते हैं, आप यहाँ कर सकते हैं। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति इसी स्थिति में रहती है। अब इन सभी स्थितियों को जान लेने के बाद आप वापस अपने शरीर को देखें। इस शरीर को देखें कि आपने लोअर फ्रीक्वेंसीज में रहते हुए अपने आप को कितना हार्म किया। और जब आप हायर फ्रीक्वेंसी की ओर बढ़े, तब आपको कैसा अनुभूति हो रहा है। आपके शरीर की हर न्यूरॉन को, हर एक सेल को आप फिर से जीवित होते हुए देखें। देखिए कितनी ऊर्जा आपके अंदर भर गई है। आपके अंदर से सारी नकारात्मकता दूर होकर आपका पूरा शरीर दिव्य श्वेत रोशनी की तरह चमक रहा है। जैसे आपके शरीर में कोई लाइट जल उठी हो, कोई बल्ब जल उठा हो। ये बल्ब
परमात्मा की शक्ति का है, आपके हायर सेल्फ का है, जिसके साथ जुड़कर आप स्वयं को जान पा रहे हैं। आप कितने इटर्नल हैं। आप इटर्नल बीइंग हैं। आप डिवाइन बीइंग हैं। आपकी चेतनाएं अनंत हैं। आप अनंत हैं। देखिए कैसे हर एक सेल चमक रहा है। देखिए आपका शरीर कैसे हल्का हो चुका है, किसी पत्ते की भांति हल्का। जैसे कोई पंख, कोई पत्ता। आप पूरी तरह से लाइट हो चुके हैं, पूरी तरह से लाइट। और अब आप अपने इस शरीर के अंदर, भौतिक शरीर के अंदर प्रवेश करें, जिसकी अभी आपने डीप क्लीनिंग की है, जहां आपने अपने जीवन को, अपनी सेल्स को बदला है। इस शरीर को महसूस करें और अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। आखिरी 5 मिनट अपना ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करें। हर आती जाती श्वास को देखते रहें। और हर श्वास के साथ अपने शरीर को भी महसूस करें। उसके अंदर आई इस शांति को महसूस करें। उसके नए रिजेवनेट हुए सेल्स को देखें। देखिए कैसे पूरा शरीर नया हो गया है। कैसे वो सभी घाव भर गए हैं जो वर्षों से आपके अंदर थे। और अब आप अपने आप को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों को खोलते हुए अपनी हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें अपनी हथेलियों के बीच ही खोलें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। इस ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित होने दें। और जब भी आपको कंफर्टेबल फील हो, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।
आप सभी ध्यान से बाहर आ जाएं। आप सभी का बहुत धन्यवाद ध्यान में जुड़ने के लिए। आपका यदि कोई एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू आशु जी। आज कर पाए थोड़ा, मतलब जब आपने बोला ना कि अब जब हम अपना ड्रीम विजुलाइज करते हैं ना, जब आपने बोला तब हुआ थोड़ा, हाँ कर पाए। यस। थैंक यू कमलप्रीत जी। थैंक यू जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताएं। आपके जो भी अनुभव रहे हैं आप लोग ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू जी आप सभी का। आप किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए प्लीज। गुड मॉर्निंग आशु जी। गुड आपने मॉर्निंग। आपने लास्ट में कुछ ऐसा बताया ना कि ये सब अपने ब्रेन में से सब रिलीज करते जाओ और आप यानी अवेयरनेस में आ जाओ। उस समय कुछ हो नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या रिलीज करना है, कैसे अवेयरनेस में आना है। रिलीज करना आपके जो भी स्टोर्ड इमोशंस है उनको आपने रिलीज करना था। और अवेयरनेस में आने का अर्थ ये होता है कि आपको बस अपने आप के साथ हो जाना है। फिर आपको कहीं और नहीं जाना। उस समय केवल आप और आपका सेल्फ होना चाहिए। अवेयरनेस के आपको नींद में नहीं जाना है। कि हम क्या होता है ना कि हम लोग नींद में चले जाते हैं, तो नींद में नहीं जाना है। पूरी तरह से अपने आप को बार बार ये बोलना है कि मैं अपने आप को जानने के लिए अवेयर हूं, मैं जागृत हूं। क्योंकि क्या होता है कि जब आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही है, ब्रेन शांत हो रहा है, बीटा से अल्फा, अल्फा से गामा, गामा से सॉरी अल्फा, अल्फा से थीटा, थीटा से आप डेल्टा की ओर, डेल्टा से आप गामा की ओर बढ़ रहे हो ना, तो ब्रेन धीरे 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 शांत हो रहा है। तो जैसे आप डेल्टा स्टेज तक पहुंचते हैं आप सो जाते हैं। आप जब थीटा स्टेज में आते तो आपको लग रहा होता है कि मुझे ना नींद सी आने लगी, मुझे आवाज तो आ रही है लेकिन मेरे को ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं ना ट्रांस में चली गई। तो वो जो चीजें होती है वो आपकी कौन सी स्टेज में हो रही है? जब आप थीटा में पहुंच रहे हो। उसके बाद फिर आप थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो आप उसमें डेल्टा में जा रहे हो, जहां पे आपने लेट गो कर देना है कि अच्छा अब जो कुछ था मैं लेट गो करती हूँ। लाइक कि आप डीप स्लीप में जैसे इंसान चला जाता है ना कि चलो ठीक है, झगड़ा हो गया, इट्स ओके, किसी ने कुछ बोल दिया, इट्स ओके, अब मैं ना छोड़ो यार, इनका तो यही काम है। वो वाली स्टेज हम करते हैं ना, तो हम क्या ना लेट गो करना कि छोड़ दे, अब मेरे को नहीं इसमें जाना है। वैसे ही जब आप थीटा स्टेज में अपना कोई भी ड्रीम क्रिएट कर रहे हो ना, आपको उस समय उसको क्रिएट करके बस उसको फिर डेल्टा की तरफ जाते हुए उसको रिलीज करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और जब आप इस वाली स्टेज को अवेयरनेस में करते हो, यानी कि अवेयर रहते हुए, जानते हुए कि सब कुछ हो रहा है, आप सो नहीं रहे हैं, तब आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आप चले जाते हैं गामा स्टेज में, जहां आप क्वांटम में चले जाते हैं, क्वांटम वर्ल्ड के अंदर। और क्वांटम में जाते ही या आप जिस भी डायमेंशन से आए हैं, आप जहां भी आप जाना चाहते हो, या लाइक दैट के किसी को आपने अपनी ना फीलिंग जा करके बतानी है। जैसे आप कहते हो ना कि मेरे को ना ऐसे सपना दिखाई दिया कि मैं वहां गई थी, तो वो आपका जब आप गामा स्टेज में होते हो तभी हो रहा होता है। आपकी जो सूक्ष्म शरीर है, आपकी जो बॉडी है वो रिलीज हो रही होती है। तो आपकी जो 7 बॉडीज हैं इनमें आपकी एक कॉजल बॉडी होती है जिसको कारण शरीर बोलते हैं। कारण शरीर आपके इस शरीर की तरह ही होता है लेकिन वो सूक्ष्म होता है, लेकिन वो अपने इम्प्रिंट छोड़ के आता है। जैसे सीता जी अपनी कॉजल बॉडी रिलीज करते हैं और अयोध्या जाती है और वो मूर्ति के ऊपर वही
तिलक करके आती है जो सीता जी लगाती हैं, जिसको राम पहचान लेते हैं कि सीता यहाँ पर आई थी। तो वैसे ही हम सबके साथ भी होता है, हम जा करके किसी को भी अपनी बात जा करके बता सकते हैं। टेलीपैथिकली भी हम वाइब्रेशंस भेजते हैं। तो ये टेलीपैथी तो हमारी कहाँ पे हो जाती है, थीटा में हो जाती है। लेकिन अगर आप जस्ट फील करके कि हाँ मैं गई, मैं ना उस इंसान के पास गई, मैं उसके साथ बैठी, मैंने उसका हाथ होल्ड किया, और जब आपने हाथ होल्ड किया तो आपको जस्ट ऐसे फील हुआ कि हाँ हाथ होल्ड हुआ है, तो वो आपकी गामा थी। तो ये आपकी अवेयरनेस की स्टेजेस हैं। आपको अवेयर रहते हुए इन वेव्स को रिलीज करना है, तो आप देखोगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ पे क्या है कि जागृत रहना है आपको। ठीक है स्वाति जी। और जो भी आप इसको दोबारा फिर से करेंगे ना, क्योंकि अभी सुबह आपको थोड़ा समझ नहीं आया या थोड़ा सा ड्राउजी से स्टेज रही होगी, तो आप इसको दिन में एक बार मेडिटेशन को फिर से रिपीट करिएगा, आपको फिर से चीजें और अच्छे से समझ आएंगी। ओके जी। बाकी ठीक। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है एक शायद? क्वेश्चन और है, एक हाँ क्वेश्चन और। जी आपने जी। मेरे को परसों बोला था कि आप फुल मून मेडिटेशन किया करो। तो हाँ जी। जब फुल मून होता है उस दिन 15 डेज में एक बार, कि हम लोग डेली कर सकते हैं फुल मून? देखिए फुल मून, जब तक आपको मून दिख रहा है ना, आप उसकी रोशनी में जाना शुरू करें तो आपका मन शांत होना शुरू हो जाता है। और 3 दिन मून की जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई रहती है। जैसे पूर्णिमा का जो दिन होता है उससे एक दिन पहले चतुर्दशी होती है। चतुर्दशी को भी बहुत हाई एनर्जीज होती हैं, जिसको ना माता का दिन भी बोलते हैं, कि पार्वती माँ का दिन उसको बोलते हैं मोस्टली। और पूर्णिमा के दिन यानी कि कुंडलिनी किससे मिल रही है, शिव से मिल रही है, यानी शक्ति शिव तक पहुंच रही है, तो वो संपूर्ण हो रही है। तो वो पूर्णिमा को हाई एनर्जी रहती है। नेक्स्ट डे भी जब प्रतिपदा आती है, पहला दिन आता है, तो तब भी एनर्जीज बहुत हाई होती है। और वैसे धीरे 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 फिर अमावस तक जाते जाते चंद्रमा की एनर्जी डाउन होती जाती है। तो जब तक आपको मून दिख रहा है आप उसके साथ में काम करिए, आपको रिलीफ आएगा। ठीक है जी। थैंक यू। थैंक यू जी। ओके जी, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग अभी लॉग ऑफ करें। आई थिंक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो सॉरी। ओके जी, थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। अ, आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद, और आपका दिन बहुत अच्छा हो, बहुत सारी ब्लेसिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, मैजिकल डे हो आप सभी का। अभी हम करते हैं मीटिंग एंड, आप लोग ग्रुप में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो थैंक यू कमलप्रीत जी, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।